हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द मास्टर प्रोफेसर। तो आज की इस वीडियो में हम रिटेल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। तो इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिटेलिंग, उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिटेलिंग एंड नेक्स्ट इज़ रिटेल फॉर्मेट्स, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेलिंग, लोकेशन एंड साइट इवैल्यूएशन, उसके बाद फ्लोर स्पेस मैनेजमेंट, उसके बाद रिटेल मार्केटिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिटेल प्राइसिंग एंड द नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज स्टोर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ रिटेलिंग के साथ। रिटेलिंग का मीनिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना फाइनल कस्टमर्स को, जिन्होंने उस प्रोडक्ट या सर्विस को खुद यूज़ करना है। जो रिटेलर होता है वो बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदेगा होलसेलर से एंड बाद में सिंगल प्रोडक्ट को सेल करेगा फाइनल कंज्यूमर्स को। एंड उसके बाद है रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट में किसी भी रिटेलर को एक वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना पड़ता है सो दैट वो अपना रिटेल बिजनेस स्मूथली एंड सक्सेसफुली चला सके। रिटेल मैनेजमेंट में काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डिस्प्लेज, सेटिंग प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड उसके बाद है मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल्स एंड इसके अलावा एम्प्लॉयज़ जो किसी रिटेल शॉप में काम करेंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड इसके अलावा एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस को इंश्योर करना। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिटेलिंग। तो सबसे पहले हमारे पास शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। जो हमारा रिटेलिंग सेक्टर है वो पहले बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड था। मींस कोई भी पर्सन ने जब अपनी रिटेल शॉप ओपन करनी होती थी वो कहीं पे भी कर लेता था और जो प्रोडक्ट उसका रखने का मन करता था वो वही प्रोडक्ट रखता था। मींस वो प्रॉपरली मार्केट का एनालिसिस नहीं करता था। वो लोकेशन सेलेक्ट करते टाइम भी रैंडमली कोई भी लोकेशन चूज़ कर लेता था अपनी रिटेल आउटलेट के लिए। लेकिन आज के टाइम पे रिटेल सेक्टर जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी रिटेलर जो है वो पहले मार्केट का एनालिसिस करेगा, वो पता करेगा कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, वही प्रोडक्ट वो अपनी शॉप पे हमेशा अवेलेबल रखेगा एंड अपने रिटेल आउटलेट के लिए लोकेशन देखते टाइम भी वो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। मींस उस एरिया का डेमोग्राफी कैसा है, वहाँ पे कितने कस्टमर्स उसको मिल सकते हैं, वहाँ पे जो कस्टमर्स रहते हैं उनकी इनकम कितनी है। मींस वो ये पता करेगा कि कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। तो आज के टाइम में जो रिटेलिंग सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया है, जिसके कारण रिटेल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ हो रही है। और उसके बाद हमारे पास स्टोर डिज़ाइन। आज के टाइम पे अलग अलग ब्रांड्स कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइंस यूज़ करते हैं अपना रिटेल आउटलेट इस्टेब्लिश करते टाइम। इससे क्या होता है, मींस जब कस्टमर मार्केट में जाएगा उसे जो रिटेल आउटलेट दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा वो सबसे पहले उसी रिटेल आउटलेट पे विज़िट करेगा। और उसके बाद है कंपटीशन। तो आज के टाइम पे रिटेलिंग सेक्टर के अंदर कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा टफ एंड हार्ड हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ रिटेलर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं मार्केट में। और उसके बाद है न्यू फॉर्म ऑफ रिटेलिंग। तो आज के टाइम पे मार्केट में काफ़ी नई तरह की रिटेलिंग टाइप्स भी आ चुकी हैं, जैसे कि कुछ रिटेल शॉप्स मूवेबल होती हैं। मींस वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करी जा सकती हैं। बेसिकली जो ऐसी रिटेल आउटलेट्स होती हैं
वो एक बड़ा सा ट्रक होती हैं जिसमें कोई भी रिटेलर जो है अपनी इन्वेंट्री स्टोर करता है एंड जहाँ पे भी डिमांड हो, जहाँ पे भी उसको कस्टमर्स मिले, वो अपना जो ट्रक है वहाँ पे ड्राइव करके ले जा सकता है। एंड इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खुलने लगे हैं एंड ये शॉपिंग मॉल्स भी रिटेल आउटलेट्स का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स अपना एंटरटेनमेंट वगैरह भी कर सकता है, मूवीज़ वगैरह देख सकता है एंड यहाँ पे वो अलग अलग ब्रांड्स के डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकता है। एंड उसके बाद है टेक्नोलॉजी। तो आज के टाइम पे रिटेलिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज़ भी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। रिटेलिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलिटी का यूज़ किया जा रहा है कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। एंड इसके अलावा रिटेलिंग सेक्टर के अंदर तो चेंजेस आ ही रही हैं, इसके साथ साथ कस्टमर के बाइंग बिहेवियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एंड उसके बाद है एंटरटेनमेंट। तो आप सपोज़ करें एक बड़ा सा रिटेल आउटलेट है, तो वहाँ पे आलमोस्ट एवरी वीकेंड फैमिली आएगी, शॉपिंग वगैरह करेगी। तो सपोज़ करें वो रिटेल आउटलेट एक अलग रूम बनाए जिसमें काफ़ी सारी गेम्स छोटे छोटे बच्चे प्ले कर पाएंगे। मींस वो एक गेम पार्लर भी अपने रिटेल आउटलेट के अंदर ओपन कर ले, सो दैट जब कोई भी फैमिली वहाँ पे आएगी तो उस फैमिली के बच्चे वहाँ पे अपना एंटरटेनमेंट कर सकें। इससे रिटेल आउटलेट की सेल्स भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जब बच्चा गेम पार्लर में इंजॉय करेगा तो वो बार बार अपने पेरेंट्स को ज़िद करके उसी रिटेल आउटलेट पे लेके जाएगा। तो मींस फैमिली बार बार विज़िट करेगी उसी रिटेल आउटलेट पे। मींस कस्टमर रिटेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट यूज़ करने से। एंड उसके बाद है सोशल कॉमर्स। मींस जो आज के रिटेल आउटलेट्स हैं ये एडवर्टाइजिंग करने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। ये अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल्स, फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट्स बनाते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग करने के लिए, खुद को प्रमोट करने के लिए। एंड उसके बाद है वॉइस कॉमर्स। तो आज के टाइम के ऊपर कोई भी पर्सन वॉइस कमांड के साथ अपना टेलीफोन, अपना मोबाइल ऑपरेट कर सकता है। तो अगर उसने कोई भी चीज़ बाय करनी होगी, वो अपने मोबाइल फ़ोन में एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट, या अगर उसके पास आईफोन है वो सीरी को ओपन करेगा एंड उसे बोल के कमांड देगा कि बाय दिस प्रोडक्ट फॉर मी, या शो मी सम ऑनलाइन ऑप्शंस फॉर दिस एंड दिस प्रोडक्ट। मीन्स आज के टाइम पे कस्टमर्स मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपनी वॉइस कमांड्स दे के भी शॉपिंग कर सकती हैं। एंड उसके बाद है डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो प्रेजेंट एरा जो है वो इंफॉर्मेशन एरा है। किसी भी कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ईज़िली मिसयूज़ करी जा सकती है। तो इसीलिए जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो आज के टाइम पे स्पेशल स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन को सिक्योर एंड सेफ रख सकें। एंड डाटा को सिक्योर रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी रिटेल आउटलेट की वजह से किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन मिसयूज़ करी गई तो वो अपना एक कस्टमर खो देगा। तो उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स। तो बेसिकली रिटेल फॉर्मेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहले नंबर पे है स्टोर बेस्ड, दूसरे नंबर पे नॉन स्टोर बेस्ड एंड तीसरे नंबर पे है सर्विस बेस्ड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोर बेस्ड रिटेल फॉर्मेट्स को। इसकी भी आगे 2 सब कैटेगरीज हैं। पहले नंबर पे है ऑनरशिप बेस्ड एंड सेकंड नंबर पे है मर्चेंटाइज बेस्ड।
तो ऑनरशिप बेस्ड में सबसे पहले है इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। ये जो होते हैं स्मॉल टाइप्स ऑफ रिटेलर्स होते हैं जो कहीं पे भी अपनी रिटेल आउटलेट या रिटेल शॉप ओपन कर सकते हैं। मोस्टली जो इंडिपेंडेंट रिटेलर्स होते हैं ये अपने रेजिडेंस के पास मींस अपने घर के पास ही एक छोटी सी शॉप ओपन कर लेते हैं जो कि इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनती है। एंड उसके बाद है चेन स्टोर्स। जो चेन स्टोर्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर ब्रांड के द्वारा ओपन किए जाते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे कि डी मार्ट के काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पे शॉपिंग मॉल्स है। तो इन सारी की सारी चेन्स का जो ऑनर है वो एक होता है एंड वही इन सारी की सारी चेन्स को, इन सारे रिटेल आउटलेट्स को कंट्रोल एंड मैनेज करता है। एंड उसके बाद है कोऑपरेटिव स्टोर्स। ये जो कोऑपरेटिव स्टोर्स होती है इनका जो ऑनर है वो कस्टमर्स होती हैं, क्योंकि कस्टमर्स की करी गई इन्वेस्टमेंट की मदद से ही ये कोऑपरेटिव स्टोर्स ओपन किए जाते हैं। मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं जो कस्टमर्स हैं वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं इन कोऑपरेटिव स्टोर्स में। या इसके अलावा अगर इन कोऑपरेटिव स्टोर्स ने अपने नाम के ऊपर अगर शेयर कैपिटल इशू करी है तो उस शेयर कैपिटल को ऑन करते हैं कस्टमर्स। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो कस्टमर्स होते हैं वो ऑनर होते हैं कोऑपरेटिव स्टोर्स के, क्योंकि ये स्टोर्स उनके पैसे से ही ओपन करी जाती हैं। और उसके बाद अगली सब कैटेगरी है मर्चेंडाइज बेस्ड। मर्चेंडाइज बेस्ड वो वाले स्टोर्स होते हैं जो ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे, साइज़ ऑफ द आउटलेट के बेसिस पे कैटेगराइज किए जाएं। तो पहले नंबर पे है कन्वीनियंस स्टोर्स। जो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं ये किसी भी कस्टमर के घर के बहुत ही पास होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं किसी भी सिटी में या टाउन में। मींस कोई भी कस्टमर यहाँ पे अपने अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग विज़िट करेगा एंड अपनी पसंद का कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है। और उसके बाद है सुपरमार्केट्स। जो सुपरमार्केट्स होती हैं ये एक तरह की सेल्फ सर्विस बेस्ड मार्केट्स होती हैं जहाँ पे कस्टमर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ बाय कर सकता है। एंड इन सुपरमार्केट्स में बेसिकली डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स या ग्रोसरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। एंड उसके बाद है हाइपर मार्केट्स। ये भी सुपरमार्केट के जैसे ही होती है लेकिन इसका जो साइज़ है वो सुपरमार्केट से भी बड़ा होता है। एंड यहाँ पे किसी भी कस्टमर को डेली यूज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे ही, एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। विच मीन्स वी कैन से दैट एक हाइपर मार्केट में सुपर मार्केट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड इसका साइज़ भी बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू सुपर मार्केट्स। एंड उसके बाद है स्पेशलिटी स्टोर्स। तो इस पॉइंट का मीनिंग नाम से ही पता चलता है, इस टाइप ऑफ स्टोर में किसी भी कस्टमर को कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। एंड उसके बाद है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर जस्ट लाइक कन्वीनियंस स्टोर्स, बस इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है कन्वीनियंस स्टोर्स से। यहाँ पे किसी भी कस्टमर को डेली नीड्स की सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिल सकते हैं एंड इसके अलावा उसे ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, बुक्स वगैरह और भी काफ़ी कुछ मिल सकता है। एंड उसके बाद है फैक्ट्री आउटलेट्स। मींस कोई भी प्रोड्यूसर है जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है वो खुद ही अलग अलग लोकेशंस पे अपने आउटलेट्स ओपन कर सकता है जहाँ पे वो वाले प्रोडक्ट्स ही सेल करेगा जो उसने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं। एंड उसके बाद है
कैटलॉग। तो कैटलॉग बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिस्क्रिप्शन मेंशन होगी, उस प्रोडक्ट और सर्विस की पिक्चर्स वगैरह मेंशन हो सकती है एंड इसके अलावा बाकी डिटेल्स भी मेंशन होगी। ये कैटलॉग कस्टमर को दिखाया जाएगा एंड कस्टमर अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस चूज़ करेगा उस कैटलॉग में से। अब कैटलॉग की एग्जांपल जैसे कि अलग अलग रेस्टोरेंट्स का मेन्यू कार्ड होता है, वो भी एक कैटलॉग की ही एग्जांपल है। तो आज के टाइम पे ये जो कैटलॉग्स हैं ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकते हैं। एंड उसके बाद है शोरूम्स। तो अलग अलग तरह के ब्रांड्स जैसे कि सोनी हो गया एक टेलीविज़न ब्रांड, तो ये अपने अलग अलग जगह पे शोरूम्स ओपन करेंगे जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, कस्टमर्स इनके पास अट्रैक्ट होंगे, तो उसके बाद ये वेयर हाउस में से निकाल के अपने प्रोडक्ट्स सेल करेंगे। तो इन शोरूम्स में बेसिकली हर कैटेगरी का एक एक प्रोडक्ट डिस्प्ले किया जाएगा एंड जब सेल करने की बारी आएगी तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेयर हाउस या स्टोर में से इशू किए जाएंगे। शोरूम में भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी रखी होगी तो वहाँ से भी सेल करी जा सकती है। तो किसी भी कस्टमर को मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग शोरूम्स देखने को नॉर्मली मिल जाते हैं। एंड इसके बाद हमारी अगली कैटेगरी है नॉन स्टोर बेस्ड। तो सबसे पहले है डायरेक्ट स्टोर्स। तो इस कैटेगरी में बेसिकली एक जो रिटेलर है वो अपने पास कुछ भी स्टोर करके नहीं रखेगा। जब उसको ऑर्डर आएगा वो होलसेलर से ऑर्डर करेगा एंड डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर कर देगा। एंड उसके बाद है ईमेल ऑर्डर्स। तो किसी भी रिटेलर के पास जब कोई ईमेल आएगी, कोई कस्टमर उसे ऑर्डर देगा थ्रू ईमेल, तब वो प्रोडक्ट खुद ऑर्डर करेगा होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से एंड वो डिलीवरी देगा डायरेक्टली कस्टमर को जिसने उसको ईमेल के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया है। एंड उसके बाद है पोस्टल ऑर्डर्स। तो कभी कभी बाय पोस्ट भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है किसी भी रिटेल आउटलेट को। तो जैसे ही किसी रिटेल आउटलेट के पास उसके एड्रेस पे बाय पोस्ट कोई ऑर्डर की डिमांड करेगा तो वो रिटेल आउटलेट होलसेलर को प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा एंड जब उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा तो वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। एंड उसके बाद है टेली मार्केटिंग। इसमें टेलीफोन का यूज़ किया जाता है। मींस इसमें कोई भी कस्टमर बाय मेकिंग अ कॉल ऑर्डर प्लेस करेगा रिटेल आउटलेट को एंड वो रिटेल आउटलेट को जिस चीज़ का भी ऑर्डर आया है वो होलसेलर से वो चीज़ मंगवाएगी एंड फाइनल कस्टमर को डिलीवरी दे देगी। तो आज के टाइम पे टेलीविज़न पे भी काफ़ी सारे टेली मार्केटिंग चैनल्स ओपन हो चुके हैं जो पर्सन्स की कस्टमर्स की टेलीफोन कॉल्स रिसीव करते हैं एंड उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको डिलीवरी प्रोवाइड करवा देते हैं। एंड उसके बाद है ऑटोमेटेड वेंडिंग। ये एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन्स होती हैं जिसमें आप करेंसी या कॉइन्स वगैरह डालोगे एंड आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ करोगे डिलीवरी के लिए वो वाला प्रोडक्ट उस मशीन से बाहर आ जाएगा। जब भी आप उतने कॉइन्स डाल दोगे उसमें जितनी उस प्रोडक्ट की प्राइस है। फॉरेन कंट्रीज़ में सड़कों पे ऐसी वेंडिंग मशीन्स आम देखने को मिल जाती हैं। इंडिया में भी है लेकिन अभी ऐसी वेंडिंग मशीन्स की क्वांटिटी इंडिया में कम है। एंड उसके बाद है सर्विस बेस्ड रिटेल आउटलेट्स। तो आज के टाइम पे कस्टमर जो है सिर्फ फिज़िकल प्रोडक्ट्स ही नहीं काफ़ी तरह की सर्विसेज भी बाय करता है एंड उन सर्विसेज के अलग रिटेल आउटलेट्स होते हैं। जैसे कि किसी भी डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, वहाँ पे वो हेल्थ सर्विसेज ले सकता है। कोई भी जिम हो गया वो भी हेल्थ एंड फिटनेस की सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा बैंक हो गया,
कोई भी कार रेंटल वाली शॉप हो गई, मीन्स किसी भी कस्टमर को कार रेंट पे चाहिए, वो रेंट पे करेगा एंड जितने भी डेज़ के लिए उसको कार चाहिए वो कार ले जा सकता है। एंड इसके अलावा कई बार सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं। मीन्स सपोज करें किसी भी कस्टमर को कोई लैंड या कोई बिल्डिंग चाहिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो वो पार्टिकुलर रेंटल एग्रीमेंट या लीजिंग एग्रीमेंट साइन कर सकता है उस बिल्डिंग के ओनर के साथ। हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेलिंग। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका इफ़ेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिटेलिंग के ऊपर पड़ता है। तो उनमें से सबसे पहले है टेक्नोलॉजी। तो आज के टाइम पे रिटेलिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज़ इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो जो रिटेलर टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर लेगा उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उस रिटेलर के जो अभी भी टेक्नोलॉजी का सही यूज़ नहीं कर पा रहा है। एंड उसके बाद है कंपटीशन। आज के टाइम पे नंबर ऑफ़ रिटेलर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ़ रिटेलर्स इंक्रीज़ होंगे तो उनमें कंपटीशन भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। एंड उसके बाद है इनकम एंड मनी। अगर किसी रिटेलर का आउटलेट ऐसी जगह पे है जहाँ पे कंज्यूमर्स की इनकम ज़्यादा है एंड उनके पास ज़्यादा मनी है, तो वो रिटेलर ज़्यादा ग्रो करेगा क्योंकि कंज्यूमर्स उससे ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर पाएंगे, उससे महंगे प्रोडक्ट्स भी बाय कर पाएंगे क्योंकि उसके कस्टमर्स की इनकम ज़्यादा है। एंड उसके बाद है डिमांड। अगर कोई भी रिटेल आउटलेट ऐसी लोकेशन पे है या वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसकी डिमांड ज़्यादा है, तो एक ऐसा रिटेल आउटलेट काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी आउटलेट ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहा है जिनकी डिमांड ही नहीं है, तो ऐसा रिटेल आउटलेट लॉस में जाना शुरू हो जाएगा और वो इजीली ग्रो नहीं कर पाएगा। और उसके बाद है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। मीन्स वहाँ पे कितने चिल्ड्रन रहते हैं, वहाँ पे कितने यंग पीपल रहते हैं या कितने ओल्ड एज पर्सन्स रहते हैं। किसी भी रिटेल आउटलेट को पॉपुलेशन को डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग ही अपने पास प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके पास सही कस्टमर कभी भी नहीं आएगा एंड वो लॉस में चले जाएंगे। एंड उसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर। तो मेनली आज की मार्केट में कंज्यूमर इज़ द किंग। तो कस्टमर का बिहेवियर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो उसका इफ़ेक्ट रिटेलिंग के ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि एक रिटेलर जो है वो कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। तो इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर का जो मेन इफ़ेक्ट है वो रिटेलर्स के ऊपर ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर किसी रिटेलर के प्रति किसी कंज्यूमर का बढ़िया बिहेवियर हो जाए, पॉजिटिव बिहेवियर हो जाए, तो वो सारी चीज़ें उसी रिटेलर से खरीदेगा। एंड अगर इसके ऑपोजिट किसी कंज्यूमर का नेगेटिव बिहेवियर डेवलप हो जाए किसी भी रिटेल आउटलेट के प्रति, तो वो रिटेलर लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद है प्रोडक्ट क्वालिटी। तो कोई भी रिटेलर किस तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपनी शॉप पे रखता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना ग्रो करेगा या वो लॉस में जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर को क्वालिटी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और उसके बाद है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। जो भी रिटेलर अच्छे से अपने कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएगा वो मार्केट में अपनी अच्छी जगह बना पाएगा एंड वो इजीली ग्रो करेगा। एंड बजाय इसके जो रिटेलर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाएगा, नहीं पूरा कर पाएगा, वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगा एंड मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। एंड उसके बाद है ट्रेंड्स। तो हर रिटेलर को पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है एंड वो उसी के अकॉर्डिंग अपने पास प्रोडक्ट्स
अवेलेबल रखें, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो ट्रेंडिंग चीज़ें ही ज़्यादा बाय करेंगे। और उसके बाद है फॉरेन रिटेलर्स। तो कई फॉरेन कंट्री से भी इंडिया में कई अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं एज रिटेल आउटलेट्स। तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। तो इंडियन रिटेलर्स को उन फॉरेन रिटेलर्स के साथ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए कभी कभी फॉरेन रिटेलर्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं इंडियन रिटेलर्स के कंपैरिजन में। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो रिटेलिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका रिटेल आउटलेट किस तरह की लोकेशन पे है, आपकी मार्केट में कितनी गुडविल है, आप अपने रिटेल आउटलेट पे कितने तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा पाते हो सो दैट कस्टमर्स जो है वो आपके पास ज़्यादा आएँ। एंड आप कस्टमर से किस तरह का बिहेवियर रखते हो सो दैट कस्टमर आपके पास रिटेन रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डिपेंड करता है। तो अगर किसी भी रिटेलर को मार्केट में ग्रो करना है तो उसको इन सभी फैक्टर्स का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमारा अगला टॉपिक है लोकेशन एंड साइट वैल्यूएशन। तो अगर किसी रिटेलर को अपने रिटेल आउटलेट के लिए कोई लोकेशन चूज़ करनी है तो वो मेनली 3 टाइप्स ऑफ लोकेशंस को कंसीडर करेगा, जिनमें से पहले नंबर पे है आइसोलेटेड स्टोर, उसके बाद अनप्लैन्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स एंड थर्ड नंबर पे है प्लैन्ड शॉपिंग सेंटर्स। तो आइसोलेटेड स्टोर का मतलब है एक ऐसा स्टोर जिसके आसपास और कोई भी स्टोर नहीं होगा, वो अपनी इंडिपेंडेंट लोकेशन पे बनाया जाएगा एंड रिटेलर अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकता है एक आइसोलेटेड स्टोर बनाने के लिए। एंड उसके बाद है अनप्लैन्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। ये वो वाले डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहाँ पे रिटेल आउटलेट्स ओपन करने के लिए गवर्नमेंट या बड़े बड़े प्राइवेट ब्रांड्स कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करते। यहाँ पे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन पर्सन होते हैं वही अपने रिटेल आउटलेट्स ओपन करते हैं। और उसके बाद है प्लैन्ड शॉपिंग सेंटर्स। तो इस केस में गवर्नमेंट एंड बड़े बड़े प्राइवेट ब्रांड्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिटेल आउटलेट्स ओपन करने में। जैसे कि गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट ब्रांड के साथ मिलके एक शॉपिंग मॉल ओपन किया तो कोई भी रिटेलर उस शॉपिंग मॉल में रेंट के ऊपर अपना रिटेल आउटलेट ओपन कर सकता है। एंड रिटेल आउटलेट की लोकेशन सेलेक्ट करते टाइम काफ़ी फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि किसी भी एरिया का सेल्स पोटेंशियल कितना होगा, उस एरिया को कितने कस्टमर्स इजीली एक्सेस कर पाते हैं, वहाँ पे जो आते जाते रहते हैं लोग वो शॉप के अंदर कितना विज़िट करते हैं, या इसके अलावा किसी भी एरिया का लीगल या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। तो किसी भी रिटेलर को इन सभी फैक्टर्स को ध्यान से कंसीडर करना पड़ेगा, इन फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा सो दैट वो अपने लिए 100% सूटेबल लोकेशन चूज़ कर सके। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स एंड फैक्टर्स जो कि कंसीडर किए जाते हैं एक सूटेबल रिटेल आउटलेट की लोकेशन सेलेक्ट करते टाइम। तो सबसे पहले है सेलेक्टिंग द स्टोर लोकेशन। तो सबसे पहले जो रिटेलर है जिसने अपने रिटेल आउटलेट के लिए एक अच्छी लोकेशन चूज़ करनी है वो अलग अलग मार्केट एरियाज़ को विज़िट करेगा एंड अपने लिए अपने रिटेल आउटलेट के लिए अलग अलग लोकेशंस चूज़ करेगा, जिनमें से वो बाद में एक फाइनल लोकेशन चूज़ करेगा। तो अलग अलग लोकेशंस चूज़ करने के बाद उन सारी लोकेशंस का मार्केट एरिया एनालिसिस किया जाएगा। तो किसी भी लोकेशन का मार्केट एरिया एनालाइज करते टाइम काफ़ी फैक्टर्स कंसीडर करे जाएंगे, जैसे कि
किसी भी मार्केट में जो कस्टमर्स रहते हैं उनका कल्चर कैसा है, वहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है, वहाँ पे जो पर्सन्स रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनके रेजिडेंशियल एरियाज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एंड इसके अलावा वहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, या उस मार्केट एरिया की डेमोग्राफी कैसी है, मींस पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जो सारे के सारे फैक्टर्स है जिस मार्केट एरिया में बढ़िया सूटेबल लगेंगे किसी भी रिटेलर को, उस लोकेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। एंड उसके बाद है एस्टिमेटिंग सेल्स पोटेंशियल। तो जो रिटेलर ने अलग अलग लोकेशंस चूज़ करी हैं उन सभी लोकेशंस का सेल्स पोटेंशियल भी मेज़र किया जाएगा। मीन्स एक रिटेलर देखेगा कि कौन सा एरिया उसको बढ़िया सेल्स दे सकता है। और उसके बाद है ट्रेड एरिया एनालिसिस। तो ट्रेड एरिया हम बेसिकली उस एरिया को कहते हैं जिस एरिया में कोई भी रिटेलर अपनी सेल्स की या कभी कभी परचेज की ट्रांजैक्शंस करता है। मीन्स जिस एरिया में कोई भी रिटेलर अपनी ट्रांजैक्शंस करेगा उसे हम ट्रेड एरिया कहेंगे। एक रिटेलर हमेशा अपने आउटलेट के लिए एक ऐसी लोकेशन चूज़ करेगा जहाँ पे उसको बड़े साइज़ का ट्रेड एरिया मिल सके। मीन्स जितना बड़ा उसका ट्रेड एरिया होगा उतनी ही वो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर पाएगा, उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास आएंगे, एंड उतना ही ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा एंड सेल्स होगी। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप है साइट इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। तो पिछले सारे के सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके एक रिटेलर ने जितनी भी लोकेशंस अपने रिटेल आउटलेट के लिए चूज़ करी थी वो उनमें से एक बेस्ट लोकेशन फाइनलाइज करेगा जहाँ पे उसने अपना रिटेल आउटलेट सेटअप करना है। वो टाइप ऑफ लोकेशन भी देखेगा कि उसने आइसोलेटेड स्टोर ओपन करना है, अनप्लैंड बिजनेस एरिया में अपना रिटेल आउटलेट खोलना है, या किसी प्लैंड बिजनेस एरिया में। एंड इसके अलावा वो एक चेकलिस्ट बना लेगा, मींस उसको कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए अपने रिटेल आउटलेट वाली लोकेशन पे। तो जिस लोकेशन पे रिटेलर को चेकलिस्ट वाली ज़्यादा आइटम्स अवेलेबल हो जाएंगी उस लोकेशन पे वो अपना रिटेल आउटलेट सेटअप करेगा। एंड हमारा अगला टॉपिक है फ्लोर स्पेस मैनेजमेंट। तो फ्लोर स्पेस मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग होता है किसी भी रिटेल आउटलेट के पास जितना भी एरिया या स्पेस अवेलेबल है उसे इस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अपनी लोकेशन पे स्टोर कर पाएँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हैंडल कर पाए अपनी लोकेशन पे या आउटलेट पे। रिटेल स्पेस को अच्छे से मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। एंड स्पेस को इस तरह से मैनेज किया जाए, अलग अलग प्रोडक्ट्स को रिटेल आउटलेट पे इस तरह से प्लेस किया जाए कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को ईज़िली ढूंढ पाएँ जो वो बाय करना चाहते हैं। एंड इसके अलावा हमें स्पेस को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि जो पीक आवर्स के ड्यूरिंग कस्टमर्स का रश होता है, उनका ट्रैफिक होता है, उसको इफ़ेक्टिवली हैंडल किया जा सके। तो मेनली जो है 4 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी रिटेल आउटलेट पे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। पहले नंबर पे होते हैं डिमांड प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे होते हैं इम्पल्स प्रोडक्ट्स। इम्पल्स प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि कस्टमर्स बिना किसी प्लानिंग के बाय करते हैं। मींस उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट देखा, उनको अच्छा लगा और बाय कर लिया। एंड इसके अलावा कैटेगरी प्रोडक्ट्स या कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं किसी भी रिटेल आउटलेट पे। तो रिटेल स्पेस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमें 4 या 5 बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट्स को अरेंज करना चाहिए। जैसे कि पहले नंबर पे है
लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द शेल्फ। तो मीन्स जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा लाइफ है उसको हमें पहले डिस्प्ले करना चाहिए, या ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें एक साथ डिस्प्ले करना चाहिए। एंड जिन प्रोडक्ट्स की कम लाइफ है उनको एक साथ अलग से डिस्प्ले करना चाहिए। एंड इसके अलावा हमें प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज डिस्प्ले करना चाहिए शेल्फ्स के ऊपर। एंड इसके अलावा हमें एडजेसेंट प्रोडक्ट्स को साथ साथ में डिस्प्ले करना चाहिए। एडजेसेंट प्रोडक्ट्स मीन्स जो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे कि पहले हमने शेल्फ पे किसी एक शैम्पू ब्रांड को डिस्प्ले कर दिया, एंड उसके साथ ही हमने किसी हेयर कंडीशनर को डिस्प्ले कर दिया, या किसी और ब्रांड की शैम्पू को डिस्प्ले कर दिया। एंड इसके अलावा हमें साइज़ एंड शेप के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना चाहिए या कैटेगराइज करना चाहिए। एंड इसके अलावा हम वेट्स के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। मींस ज़्यादा वेट वाले प्रोडक्ट्स एक साथ होंगे एंड कम वेट्स वाले प्रोडक्ट्स एक साथ होंगे। एंड इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज़ के अकॉर्डिंग भी हम प्रोडक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। मींस जो प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है, कस्टमर्स ज़्यादा जिस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, उसको हम ऐसी जगह पे स्टोर करेंगे, ऐसी जगह पे डिस्प्ले करेंगे जहाँ पे कस्टमर इजीली उसको देख पाए, उसको एक्सेस कर पाए। एंड जिस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे, उस प्रोडक्ट को हम किसी अलग जगह पे रख सकते हैं, उसको किसी छोटे से रूम में भी स्टोर कर सकते हैं। मींस उस प्रोडक्ट के एक तो सैंपल्स बाहर डिस्प्ले कर दो, बाकी कहीं पे अंदर स्टोर करके रख दो, क्योंकि वो प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में तो है नहीं। जब वो प्रोडक्ट डिमांड में आएगा तब हम उसको बाहर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मेनली हमारे पास 4 तरह के रिटेल लेआउट डिज़ाइंस होती हैं, जैसे कि फ्री लेआउट, ग्रिड लेआउट, लूप लेआउट, एंड उसके बाद है हैरिंगबोन लेआउट। फ्री लेआउट तब यूज़ किया जाएगा जब किसी रिटेलर के पास काफ़ी बड़ी जगह अवेलेबल हो, यहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जहाँ पे मर्ज़ी प्रोडक्ट्स अरेंज या प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकता है। एंड उसके बाद है ग्रिड लेआउट। तो इसमें छोटे छोटे ग्रिड्स बने होते हैं, मींस अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी कस्टमर फ्रीली मूव कर सकता है। वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता है एंड वापस पिछले डिपार्टमेंट में भी आ सकता है। एंड ये डिपार्टमेंट्स या ये जो ग्रिड्स हैं, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किए जाते हैं। तो ये जो ग्रिड लेआउट्स हैं मोस्ट कॉमनली हमें शॉपिंग मॉल्स में देखने को मिल सकते हैं। एंड उसके बाद है लूप लेआउट। तो लूप लेआउट में कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करे जाते हैं। अब सपोज किसी भी रिटेल आउटलेट की दीवार के साथ साथ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं, एंड जो कोई भी कस्टमर होगा वो जैसे जैसे दीवार आगे बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट्स की लाइन जो है वो भी आगे बढ़ते जाएगी। इसमें कोई भी ग्रिड्स नहीं होंगे, मींस कॉन्टीन्यूसली एक लाइन बनी होगी जिसमें प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जाएंगे। एंड जैसे ही वो लाइन ख़त्म होगी वैसे ही जो प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मींस यहाँ पे एक ही बड़ी सी लाइन में प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं। एंड उसके बाद है हैरिंगबोन लेआउट। ये जो हैरिंगबोन लेआउट है ये ग्रिड लेआउट की ही एक टाइप है, एंड ये लेआउट तब यूज़ किया जाता है जब किसी भी रिटेलर के पास कम स्पेस अवेलेबल हो। तो मेनली ग्रिड लेआउट एंड हैरिंगबोन लेआउट में मेन डिफरेंस ये है कि ग्रिड लेआउट में कोई भी कस्टमर फ्रीली मूव कर सकता है, एंड हैरिंगबोन लेआउट में कस्टमर एक तरफ से एंटर करेगा एंड दूसरी तरफ से एग्जिट कर जाएगा। हैरिंगबोन लेआउट में कम स्पेस अवेलेबल होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रिड लेआउट। एंड इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स या एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमें माइंड में रखने चाहिए अगर हमें स्टोरेज स्पेस को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हमें रिटेल आउटलेट को डिवाइड करना पड़ेगा 2 अलग अलग पार्ट्स में, जिनमें से एक एरिया होगा सेलिंग एरिया एंड दूसरा एरिया होगा नॉन सेलिंग एरिया।
एंड इसके अलावा हमें रिटेल आउटलेट के एंट्रेंस के ऊपर एक ब्लूप्रिंट मैप लगाना चाहिए सो दैट कस्टमर उस मैप के अकॉर्डिंग डायरेक्ट उसी जगह पे जा सके जहाँ पे उसको जाना है, अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट देखना है उसको उस जगह पे। एंड इन सब के अलावा रिटेल आउटलेट में प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी अलग से जगह रखी जाए एंड स्टोर का या रिटेल आउटलेट का हर कॉर्नर इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए। हमारा अगला टॉपिक है रिटेल मार्केटिंग मिक्स। तो रिटेल मार्केटिंग मिक्स में मेनली 6 P's होते हैं, जिसमें से पहले नंबर पे है प्राइस। जो एक रिटेलर होता है वो होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बाय करेगा, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस जो उसको पड़ी है उसमें अपना मार्जिन वगैरह ऐड करेगा एंड उसके बाद वो उसी प्राइस के ऊपर कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेगा। एंड अलग अलग रिटेलर्स की अलग अलग टाइप्स की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर या टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। एंड उसके बाद सेकंड P स्टैंड्स फॉर प्रमोशन। तो कोई भी रिटेलर अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करेगा एंड वो एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग या और कोई भी मेथड। एंड PR स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिलेशंस, मीन्स कोई भी रिटेलर पब्लिक के साथ, कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशंस इम्प्रूव करेगा, वो कस्टमर्स के साथ बेटर वे में इंटरेक्ट करेगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी कहेगा कि वो कस्टमर्स के साथ अच्छे से पेश आएँ, क्योंकि अगर किसी भी रिटेल आउटलेट के पब्लिक रिलेशंस बढ़िया होंगे तो उसकी माउथ पब्लिसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद थर्ड P स्टैंड्स फॉर प्लेस। तो किसी भी रिटेल आउटलेट की लोकेशन या प्लेस कैसी है उसके ऊपर भी मार्केटिंग डिपेंड करती है। कुछ प्लेसेस ही ऐसी होती हैं जिनको मार्केटिंग की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड इसके अलावा कोई भी रिटेल आउटलेट कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक ओपन रहता है उसके ऊपर भी मार्केटिंग डिपेंड करेगी। अगर कोई रिटेल आउटलेट ज़्यादा टाइम तक खुला रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आ सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई भी रिटेल आउटलेट स्पेस को कितने अच्छे से मैनेज करता है उसके ऊपर भी मार्केटिंग डिपेंड करती है। एंड उसके बाद फोर्थ P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। अब जो रिटेलर होता है वो खुद तो मोस्टली कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो रेडीमेड प्रोडक्ट बाय करता है मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से। तो वो किस तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट बाय करेगा फाइनल कस्टमर को सेल करने के लिए, वो किन ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है किसी भी रिटेल आउटलेट की मार्केटिंग मिक्स। अगर कोई रिटेल आउटलेट बढ़िया क्वालिटी के ब्रांड के साथ टाई अप करेगा, मींस बढ़िया क्वालिटी के ब्रांड्स बेचेगा कस्टमर्स को, तो ऐसी रिटेल आउटलेट की बढ़िया इमेज बन जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसी रिटेल आउटलेट के ऊपर जाएंगे क्योंकि वो बढ़िया ब्रांड की क्वालिटी प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है। और उसके बाद फिफ्थ P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन। अब जो कोई भी रिटेल आउटलेट है उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, उस रिटेल आउटलेट में प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किस तरह से किया जा रहा है, वो देखने में अच्छा लग रहा है कस्टमर को या नहीं, ये चीज़ भी अपील करती है कस्टमर्स को। अगर किसी भी रिटेल आउटलेट में अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करे जाएंगे तो ऐसा रिटेल आउटलेट ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। एंड उसके बाद सिक्स्थ P स्टैंड्स फॉर पर्सोनल, मीन्स किसी भी रिटेल आउटलेट के अंदर काम करने वाला ह्यूमन रिसोर्स, उसके एम्प्लॉयज़ वो किस तरह के पर्सन्स हैं, वो उस रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझकर पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं या नहीं। एंड इसके अलावा जो किसी भी रिटेल आउटलेट के एम्प्लॉयज़ होते हैं
उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसी भी रिटेल आउटलेट के कस्टमर्स के साथ। अगर वो अच्छे से बिहेव करेंगे कस्टमर से, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, तो वो एक बेटर पब्लिक इमेज क्रिएट करेंगे, खुद की भी एंड उस रिटेल आउटलेट की भी, पब्लिक की नज़रों में। एंड इससे ग्रोथ होती चली जाएगी रिटेल आउटलेट की। तो अगर किसी रिटेल आउटलेट ने अच्छी मार्केटिंग मिक्स करनी है तो उसे इन 6 P's के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो मेनली 2 कैटेगरीज में फैक्टर्स को डिवाइड किया जा सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि रिटेल आउटलेट के कंट्रोल में नहीं होते, एंड सेकंड नंबर पे है इंटरनल फैक्टर्स जो कि कुछ हद तक किसी भी रिटेल आउटलेट के कंट्रोल में होते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में पहला पॉइंट है कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग। अगर किसी रिटेल आउटलेट का कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स के ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो रिटेल आउटलेट भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स चार्ज करेगा। मींस कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस का इफ़ेक्ट पड़ता है दूसरे रिटेल आउटलेट्स के प्राइसेस के ऊपर। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे है कंज्यूमर डिमांड। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा डिमांड में आ जाएगी लेकिन उस चीज़ की सप्लाई कम है तो नेचुरली उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो रहा है, मींस उस प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। एंड इसके अलावा प्रेजेंट मार्केट में क्या इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। मींस मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है या रिसेशन पीरियड चल रहा है, उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा रिटेल प्राइसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। एंड उसके बाद है रेगुलेशंस एंड टैक्सेस। ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। मींस गवर्नमेंट अलग अलग तरह के एक्ट्स में चेंजेस कर सकती हैं, जैसे कि एक एक्ट है MRTB एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा प्राइसेस के ऊपर। अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर दिया तो प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो कोई भी लाइफ नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि गैस सिलेंडर्स वगैरह, इनके प्राइसेस को गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। एंड इन सब के अलावा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा किसी भी रिटेल आउटलेट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे। एंड उसके बाद है इंटरनल फैक्टर्स। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो जो रिटेलर है वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बाय करेगा, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस के अलावा उसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह या इसके अलावा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वगैरह वो भी एक्स्ट्रा पड़ जाती है। तो मींस किसी भी रिटेलर को जितनी ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा वो प्राइस इंक्रीज़ करता जाएगा अपने प्रोडक्ट्स की जो उसने सेल करने हैं फाइनल कस्टमर को। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे है वैल्यू चेन। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट से लेके रिटेलर तक एक काफ़ी लंबी चेन होती है। मींस पहले जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को प्रोडक्ट देगा, उसके बाद जो डीलर है वो होलसेलर को प्रोडक्ट देगा, उसके बाद होलसेलर रिटेलर के पास प्रोडक्ट लेके आएगा। तो ये जो बड़ी चेन है इनमें ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये अपनी अपनी वैल्यू ऐड करते जाएंगे प्रोडक्ट की वैल्यू में। मींस ये अपना अपना प्रॉफिट रख के आगे अगले पर्सन को प्रोडक्ट पास ऑन करेंगे। तो इस चेन में जितने ज़्यादा पर्सन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ती चली जाएगी। विच मीन्स अगर कोई भी रिटेल आउटलेट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बाय करे तो वो कम प्राइस रखेगा, लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली नहीं बाय कर रहा, वो किसी और इंटरमीडियरी से प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है, तो उसको ज़्यादा प्राइस रखना पड़ेगा क्योंकि उसको भी प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस पे ही मिलेगा। एंड उसके बाद है रिटेल शिपिंग प्राइसेस।
तो अगर कोई भी रिटेल आउटलेट किसी फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट मंगवा रहा है तो उसको शिपिंग कॉस्ट भी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, जिसके कारण उस प्रोडक्ट का प्राइस और भी इंक्रीज़ हो सकता है। या इसके अलावा अगर कोई रिटेल आउटलेट किसी फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो शिपिंग के थ्रू अपना सामान वहाँ पे डिलीवर कर रहा है, तो भी वो प्रोडक्ट के प्राइस में शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड कर देगा। एंड उसके बाद है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो कोई भी रिटेल आउटलेट मार्केटिंग के ऊपर जितना खर्चा करेगा वो उसने रिकवर भी करना है। तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए कोई भी रिटेल आउटलेट अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा देता है। एंड उसके बाद है प्रोडक्ट क्वालिटी। तो मोस्टली जो बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हाई प्राइस होता है एज़ कम्पेयर टू लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मीन्स अगर कोई भी रिटेल आउटलेट बढ़िया ब्रांड से बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रखेगा अपने पास एंड कस्टमर्स को वही बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करेगा, तो वो ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेगा एज़ कम्पेयर टू दोज आउटलेट्स विच सेल लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। Our next topic is types of retail pricing। तो सबसे पहले है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें किसी भी रिटेलर को जो कॉस्ट पड़ेगी प्रोडक्ट की, उस कॉस्ट के अंदर वो अपना मार्जिन या एक पर्टिकुलर परसेंटेज अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा। एंड मार्जिन ऐड करने के बाद उसके पास जो सेलिंग प्राइस आएगा उसके ऊपर वो फाइनल कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है MSRP। तो MRP वर्ड आपने नॉर्मली सुना होगा, जिसका मीनिंग होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन एक और कंसेप्ट भी होता है जिसका नाम है MSRP एंड इसकी फुल फॉर्म है मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। मीन्स रिटेलर को प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर सजेस्ट करेगा कि वो प्रोडक्ट का कितना रिटेल प्राइस रखे फाइनल कस्टमर के लिए। और उसके बाद है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इसमें जो रिटेलर है वो अपने कॉम्पिटिटर्स का प्राइस देखता है कि उन्होंने सेम प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखा है मार्केट में, एंड वही प्रोडक्ट वो खुद चार्ज करेगा कस्टमर से जितना उसके कॉम्पिटिटर्स ने रखा है। और उसके बाद है प्राइसिंग बिलो कंपटीशन। तो कई बार कोई रिटेलर अपने कॉम्पिटिटर्स से कम प्राइस भी रख सकता है सो दैट उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएँ, क्योंकि उसने प्राइस कम रखा है। और उसके बाद है प्रेस्टीज प्राइसिंग, या इसको हम कहते हैं प्राइसिंग अबव कंपटीशन। तो कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि रिटेलर्स अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि वो पर यूनिट प्रोडक्ट ज़्यादा मार्जिन कमाना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। एंड ये वाली प्राइसिंग स्ट्रेटजी मोस्टली वो वाले रिटेलर्स फॉलो करेंगे जिनका मार्केट में अच्छा नाम है। मींस जिनके प्राइस ज़्यादा करने से उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड उसके बाद है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसमें जो रिटेलर्स हैं वो कंज्यूमर या कस्टमर की साइकोलॉजी को समझती है। मींस एक कस्टमर क्या चाहता है, वो इस प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस देने के लिए तैयार है, एंड उतना ही प्राइस कस्टमर से चार्ज किया जाएगा जितना वो एक्सपेक्ट करता है। एंड उसके बाद है मल्टीपल प्राइसिंग। इसमें जो रिटेलर्स हैं वो मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड वो हर सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पे बेचेंगे। अब फॉर एग्जांपल किसी एक रिटेलर ने मार्केट में 2 सेगमेंट्स बना दिए, एक तो है रिच कस्टमर्स का, एक है पुअर कस्टमर्स का या एवरेज कस्टमर्स का जिनकी इनकम एवरेज है। तो सेम प्रोडक्ट होगा, रिच पीपल को वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस के ऊपर बेचेगा, लेकिन वो वाले कस्टमर्स जिनकी इनकम एवरेज है उनको कम प्राइस पे बेचा जाएगा। मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट तो सेम होगा, लेकिन अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस के ऊपर सेम प्रोडक्ट ही बेचा जाएगा। और उसके बाद है डिस्काउंट प्राइसिंग। तो डिस्काउंट प्राइसिंग में कोई भी रिटेलर
कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको जो प्रोडक्ट बेचता है वो नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस में बेचता है, तो वो अलग अलग तरह के डिस्काउंट ऑफ़र्स चला सकता है, अलग अलग फेस्टिवल्स के ऊपर ऑफ़र्स निकाल सकता है, जैसे कि दिवाली फेस्टिवल हो गया, करवा चौथ फेस्टिवल हो गया, या इसके अलावा और कोई भी स्पेशल ओकेशन हो। हमारा अगला टॉपिक है रिटेल इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसमें पहला स्टेप है प्लानिंग। मींस फर्स्ट स्टेप में जो रिटेलर है वो प्लानिंग करेगा कि उसे किस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री चाहिए, वो कहाँ से ऑर्डर करेगा एंड कितनी क्वांटिटी उसको ऑर्डर करनी है एंड वो कहाँ पे उसको स्टोर करके रखेगा। मींस वो पूरा प्लान बना लेगा कि उसने क्या क्या करना है एंड उसके बाद वो उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे है ऑर्डरिंग। मींस प्लानिंग करने के बाद वो ऑर्डर प्लेस कर देगा इन्वेंट्री का। तो वो अलग अलग तरह के इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स या ऑर्डरिंग मेथड्स यूज़ कर सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ABC ऑर्डर क्वांटिटी वाला मेथड हो गया। एंड इसके अलावा ऑर्डर करते टाइम और भी काफ़ी चीज़ों की कैलकुलेशन करी जाती है, जैसे कि हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना होगा, हमारा एवरेज लीड टाइम कितना होगा, ये भी कैलकुलेट किया जाएगा। एवरेज लीड टाइम मतलब हम कब ऑर्डर प्लेस करें एंड कब तक हमारा ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ये सभी कैलकुलेशंस करके ही ऑर्डरिंग करी जाती है। एंड उसके बाद हमें ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो हम चेक करेंगे कि हमने जो चीज़ ऑर्डर करी थी, जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी थी उतनी क्वांटिटी ही हमारे पास आई है या नहीं। एंड उसके बाद है स्टोरिंग। तो जो इन्वेंट्री हमने रिसीव करी है उसको हम प्रॉपर लोकेशन पे स्टोर करके रखेंगे एंड जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उस इन्वेंट्री को यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद है सेलिंग। तो पहले तो हम इन्वेंट्री स्टोर करके रखेंगे, जब भी उसकी डिमांड आएगी हमारे पास तो हम वो इन्वेंट्री को बाहर निकालेंगे, उसको हम कस्टमर्स को सेल करेंगे। एंड उसके बाद है रिपोर्टिंग। मींस एवरीडे बेसिस के ऊपर इन्वेंट्री का एक सिस्टम मेंटेन किया जाता है। मींस हमारे पास कितना स्टॉक है, हमने कितना स्टॉक ऑर्डर किया हुआ है एंड इसके अलावा हमने कितना स्टॉक सेल किया। इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। हर महीने या हर हफ्ते के एंड के ऊपर इस रिकॉर्ड की रिपोर्टिंग करी जाएगी डिपार्टमेंटल हेड्स को या कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को, सो दैट वो देख सकें कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितनी बढ़िया तरीके से मैनेज करी जा रही है। एंड उसके बाद है रीप्लेनिशमेंट। तो रीप्लेनिशमेंट में होता है कि हमारे पास जिस इन्वेंट्री की भी शॉर्टेज है हम उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें, सो दैट अगर हमारे पास कोई कस्टमर आए हमें उसे ये ना बोलना पड़े कि अभी हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आना। मीन्स जब कभी भी किसी इन्वेंट्री की शॉर्टेज हुई हमने उसी टाइम के ऊपर उस चीज़ का नया ऑर्डर प्लेस कर देना है, ताकि हमें लॉस ना फेस करना पड़े। तो कोई भी रिटेल आउटलेट जो है वो इन स्टेप्स को फॉलो करेगा एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस चलाने के लिए या मेंटेन करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले तो हमारे स्टोर के अंदर जनरल क्लीनिंग सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। मींस किसी भी रिटेल आउटलेट में स्वीपर्स या क्लीनर्स की अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है, जो कि डेली बेसिस के ऊपर रिटेल आउटलेट की साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे। एंड इसके अलावा जो पार्किंग लॉट होता है किसी भी रिटेल आउटलेट का वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो है वो सबसे पहले पार्किंग लॉट में ही जाएगा। अगर वहाँ पे साफ़ सफाई ना हुई तो कस्टमर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड इसके अलावा रिटेल आउटलेट के फायर फाइटिंग सिस्टम्स जो हैं वो भी ठीक तरह से काम करें, उनका भी अच्छे से मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। एंड इसके अलावा रिटेल आउटलेट में अगर आप
रेफ्रिजरेटर वगैरह या फ्रीज़र वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो भी प्रॉपरली मेंटेन किए जाएं, उनकी सर्विस टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए। एंड इसके अलावा जो पानी की सप्लाई होती है किसी भी रिटेल आउटलेट में वो भी ठीक होनी चाहिए एंड साफ़ सुथरा पानी ही आना चाहिए। एंड जो वाटर टैंक यूज़ किया जा रहा है उसकी साफ़ सफाई भी टाइम टू टाइम करी जानी चाहिए। एंड इसके अलावा रिटेल आउटलेट के अंदर जितने भी CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। एंड उसके बाद है HVAC मेंटेनेंस। HVAC स्टैंड्स फॉर हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग। मीन्स किसी भी रिटेल आउटलेट में हीटिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम्स को एंड एयर कंडीशनर्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, उनकी टाइम टू टाइम सर्विस होनी चाहिए। एंड इसके अलावा प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी फॉलो करे कोई भी रिटेल आउटलेट। एंड रिटेल आउटलेट के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं उनको भी अच्छे से मेंटेन किया जाए। रिटेल आउटलेट का एक परमानेंट इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, मीन्स सो दैट अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में फेलियर आ जाता है तो इमीडिएटली वो उसका रिपेयर कर दे। एंड इसके अलावा अगर किसी भी रिटेल आउटलेट में काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स हैं एंड लिफ्ट सर्विस अवेलेबल है उस रिटेल आउटलेट में तो उस लिफ्ट सर्विस की भी मेंटेनेंस प्रॉपरली करी जानी चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि लिफ्ट एकदम चलते चलते ख़राब हो जाए और आपके पास कोई इंतज़ाम ही ना हो, अरेंजमेंट ही ना हो कि उस लिफ्ट को कैसे ठीक किया जाए। एंड इसके अलावा जो स्टोर में डेली यूज़ में आने वाली इक्विपमेंट है वो भी प्रॉपरली मेंटेन करी जानी चाहिए। जब भी किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो अपनी जगह पे मिलनी चाहिए। एंड इसके अलावा किसी भी रिटेल आउटलेट का अपना एक कमर्शियल जनरेटर होना चाहिए सो दैट सिटी में या टाउन में कभी भी पावर कट है या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है तो उस जनरेटर को यूज़ किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, सो दैट कस्टमर्स को किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगली नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।